हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक चल रहा था सीरीज 2016 का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। अब इस वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे और आप क्वेश्चन बैंक जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के 2023 के लिए, उसमें जो होगा आप जो है क्या कीजिएगा, इसमें सभी वीडियो आप जरूर देखिए। आप इस सभी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक रहेगा पूरी। आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा ये प्रश्न हम लगभग 3 या 4 बार हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक सीरीज में। समझिएगा क्या कर रहे हैं। तो समतल दर्पण जो होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। कैसी बनाती है? वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है वह सीधा होता है। कैसा होता है? वह सीधा होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए समझिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस के चश्मा का उपयोग करते हैं, सोच समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? निकट एक होता है एक निकट को ठीक करने के लिए और एक होता है दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग कर रहा है। कौन सा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? इसका बी इसका राइट आंसर। अब आइए प्रश्न संख्या हम चलते हैं 3 पे। प्रश्न संख्या आपका 3 क्या है सोच समझिएगा। कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वह पाया जाता है उत्तल। और उत्तल लेंस को ध्यान से समझिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? जो मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का किया जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है सो समझने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 14 क्या है सो समझिए। सॉरी 14 नहीं, 4 नंबर। अब प्रश्न संख्या 4 पे कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम तो बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोला जाता है? वोल्टमीटर। अब आइए गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी भी परिपथ में क्या होता है, कोई भी आपका परिपथ हो, परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। किसका? विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। कोई गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आमीटर क्या कहता है? तो आमीटर का उपयोग धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धारा का मान ज्ञात करने के लिए, धारा का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है? कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर होता है, एक वोल्ट मीटर की हम बात करते हैं। तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है वह समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसी का दूसरा नाम क्या है? समांतर क्रम। क्या है आपका नाम? दूसरा नाम समांतर क्रम। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का सीरीज होता है इस प्रकार का और समांतर क्रम की हम बात करें तो समांतर क्रम का सीरीज होगा आपका इस प्रकार का हो जाएगा। ये हो गया आपका समांतर क्रम का हो गया। ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है।
तो ये जो वाट है यह शक्ति का ऐसा मात्रक है। किसका मात्रक है? यह वाट शक्ति का ऐसा मात्रक है। कूलाम जो है यह आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। वोल्ट जो है यह विभवांतर का ऐसा मात्रक है, या विभव कहिए या विभवांतर कहिए। और एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। अब आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो की पहले बात कर लेते हैं। तो उत्तल लेंस में जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक, उत्तल लेंस में। और जो वास्तविक होता है वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और ये अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। और जो काल्पनिक होता है वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया आपका इसका आंसर बी हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बात करते हैं, अगर दर्पण की बात करें, दर्पण के बात इसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो अवतल दर्पण में वहाँ काल्पनिक अवास्तविक हो जाता है, यहाँ अवतल में क्या है? यहाँ काल्पनिक है। तो लेकिन क्वेश्चन मेरा है लेंस की बात का है, तो लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा बनता है? यह अवतल लेंस में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 8 पे। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न आपका कि CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन डैश Cu सॉरी एरो का चिन्ह कॉपर और H2O किस प्रकार का अभिक्रिया? यह अभिक्रिया के नाम बताना है। यह जो अभिक्रिया है ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉपर हटा है, क्या हटा? सॉरी ऑक्सीजन हटा। ऑक्सीजन जब हट गया तो किसके साथ जुट गया? हाइड्रोजन के साथ जुट गया। तो यह क्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर पे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो भी यौगिक का निर्माण होगा उससे हम लोग वैद्युत संयोजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजी बोलेंगे। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन संख्या 10। तो क्वेश्चन संख्या 10 क्या है कि कह रहा है कि पीतल क्या है? तो पीतल हम आपको बताए थे यह मिश्र धातु है। और पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से मिल करके बनता है। किससे मिलता है? तांबा और जस्ता से मिल करके बनता है पीतल। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। वही प्रश्न संख्या 11 पे। अब आइए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है सो समझिए। प्रश्न 11 कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है क्या? तो जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के संयोग करेगा, मान लीजिए जैसे कि कार्बन है और हाइड्रोजन ले लिए, क्या बन गया? CH4 बन गया। यह किसका सूत्र हो गया? मीथेन का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया आपका? मीथेन हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग करके क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और अम्लराज के सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है अम्लराज का सूत्र? H2SO4 होता है। और हेलोजन की बात करें, ठीक है, तो ये हेलोजन 4 गो होता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो। 4 गो हो जाता है कौन? आपका हेलो हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य को क्या कहा जाता है? तो प्रथम सदस्य जो होती है वह होता है क्षार धातु। कैसा होता है? क्षार धातु। अगर दूसरी वर्ग की बात करें, क्या मैम? दूसरा वर्ग, तो दूसरा वर्ग जो होता है वह मृदा धातु होता है। किस प्रकार का होगा? वह आपका मृदा धातु है। तो पहला आपका क्या होगा? सॉरी, पहला में आता है क्षार धातु और दूसरा में क्या हो जाएगा? मृदा धातु। अब आइए प्रश्न संख्या, इसका तो उसका बी आंसर हो गया क्षारीय धातु। अगर दूसरा पूछता तो मृदा धातु हो जाता है। अजय अब यहाँ से अक्रिय गैस समझिए, अक्रिय गैस है यह 18वां वर्ग हो गया। क्या हो गया? 18वां वर्ग। और 17 वर्ग में आपका हेलो ग्रुप आता है। कौन सा आता है? हेलो ग्रुप। अब प्रश्न संख्या 13 पे ध्यान दीजिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है?
तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.03%। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया आपका? 0.03%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। अब आइए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, किसका उदाहरण है? अम्ल का होगा, या क्षार का होगा या लवण का होगा? ठीक है, समझिएगा। तो पहले हम बात करते हैं क्षार का, फिर आते हैं लवण, और उसके बाद चलिए अम्ल की बात कर लेते हैं। सभी का कुछ एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। अगर लवण की एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, उसके बाद हो गया FeCl2 ले लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अगर लवण की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH क्या हो गया? NaOH, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। अगर अम्ल की बात करें, जैसे कि अम्ल की बात करते हैं कि अम्ल जो होती है अर्हेनियम के अनुसार यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देती है। अम्ल जो होती है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देती है अर्हेनियम के अनुसार। किसके अनुसार? अर्हेनियम के अनुसार अम्ल जो होती है वह जल में घुलकर क्या देती है? वह हाइड्रोजन आयन देती है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, HNO3 क्या है इसका एग्जाम्पल? कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से तो ध्यान दीजिएगा, फिर से लिख देते हैं मिटा के। यहाँ ये लवण, तो लवण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? लवण हो गया KCl, NaCl, फिर हो गया FeSO4। फिर अगर क्षार की बात करें तो क्षार हो गया आपका NaOH, फिर हो गया KOH, फिर हो गया NH4OH। और अम्ल की बात करें, किसकी बात करें? अम्ल की बात करें तो अम्ल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अर्हेनियम के अनुसार यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देती है। इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, HNO3, फिर ले लेते हैं HCl, CH3COOH। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है NaOH क्या है? NaOH क्या है आपका? क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न संख्या 15 पे चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑक्सीन क्या है? क्या है आपका? ऑक्सीन जो क्या है, तो यह जो ऑक्सीन है एक प्रकार की हार्मोन, क्या है? हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव मादा के प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जो जनन तंत्र का जो भाग नहीं है, तो ये अंडाशय जनन का भाग है, गर्भाशय भी भाग है और डिंब वाहिनी भी भाग है। यह शुक्रवाहिका नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी इसका राइट हो जाएगा। यह पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह पुरुष में पाया जाता है। अब आइए प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है परागकोश में होते हैं। तो परागकोश परागकण में होते हैं। किस में होते हैं? परागकण में। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सौर प्रकाश, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो होता है सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए प्रश्न संख्या 19 पे। तो प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? शुद्ध समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। इसी का दूसरा नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर इसका नाम है। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं क्या यहाँ पे नेक्स्ट पे आगे।
अब आइए प्रश्न है, कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो पादप हार्मोन, पादप मतलब पौधों, तो पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है।